नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास 10th साइंस के एक नए चैप्टर लेके आए हैं भौतिकी विज्ञान के, ठीक है, जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो नीचे दिया गया है सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए आज के इस क्लास को करते हैं शुरू। हमारे चैनल का नाम है न्यूज़ विद S4S, जहाँ बातें होती हैं न्यूज़ और पढ़ाई की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके काम की बात होती है। तो आज के सेशन का पहला सवाल हमारे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक या फिर मिट्टी। तो कौन से पदार्थ का लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, मिट्टी को लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो एक डायोप्टर है मतलब 1 मीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी होगी 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चूंकि यहाँ माइनस प्लस का चिन्ह नहीं हुआ है, आप जानते हैं कि जिसके आगे माइनस या प्लस नहीं लगाता उसके आगे प्लस होता है, इसलिए प्लस 100 सेंटीमीटर। तीसरा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो समान साइज और वास्तविक साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, या फिर लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी नंबर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखने पर बिंब जो है उत्तल लेंस में समान साइज तथा वास्तविक प्रतिबिंब देती है। तो कहाँ देती है? फोकस दूरी की दोगुनी पर। चौथा क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की दूरियां, फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है। दर्पण तथा लेंस क्या है? संभवतः है। दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा, दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, या फिर दर्पण उत्तल अथवा लेंस अवतल। तो जब भी माइनस में दे रही फोकस दूरी हो, माइनस में फोकस दूरी जब भी हो माइनस में हो, वो होगा अवतल, ठीक है। चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, होगा अवतल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, दोनों अवतल होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम या फिर 4 नियम? आप पढ़े होंगे कि प्रकाश के जो अपवर्तन है उनके 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? छठा क्वेश्चन है, 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम या फिर 4 नियम? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी नंबर, 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन या फिर परावर्तन दोनों के कितने? 2 नियम हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल मतलब सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस? तो याद रखिएगा, दर्पण का कभी भी सूक्ष्मदर्शी में यूज नहीं किया जा सकता है। तो सामान्यतः जो सूक्ष्मदर्शी में यूज करते हैं, किसका करते हैं? उत्तल लेंस का, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उत्तल लेंस। और याद रखिएगा, जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उसको अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके दोस्त भी पास हो सकें और इससे बाहर आपका चांस है कि नहीं आएगा, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक हम बोलते हैं साइन आई बटे साइन आर, मतलब जो किरण आती है उसका बटे किरण जाने का अनुपात को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। साइन आई बाय साइन आर इसका होगा राइट आंसर। साइन आई बाय साइन आर, कोई भी माध्यम हो, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हो तो साइन आई बाय साइन आर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं।
आप अगर लेंस देखे होंगे या फिर आपको सर बताएंगे तो ये होता है अवतल लेंस, ठीक है, ये होता है उत्तल लेंस। तो आपको क्या दिख रहा है, ये है उत्तल लेंस और बात यहाँ हो रही है इसी की उत्तल लेंस की। तो क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस होता है सभी जगह पर समान मोटाई है, सभी जगह समान मोटाई, यहाँ से यहाँ तक नहीं है। बोल रहा है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। देखिए बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा नहीं है, क्या है, बीच में मोटा है, किनारों में तो पतला है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। और अवतल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है 10 का होगा क्या, आवर्धन बोलते हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन बोलते हैं वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट बटे वस्तु की हाइट। तो v/u ऑप्शन डी इज करेक्ट। अवतल लेंस का आवर्धन v/u होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर कि गोलीय दर्पण में फोकसा अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। कभी कभी फोकसा अंतर के बीच जगह फोकस दूरी होगा कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2/r या r बराबर f/2। तो 11 का क्या होगा, 11 का होगा ऑप्शन ए r बराबर 2f। फोकस दूरी जो होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या की। याद कभी कभी आपका इक्वेशन में r बराबर 2f ना लिख के लिखेगा f बराबर r/2। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की याद ही होती है, ठीक, ये नंबर करेक्ट। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण जो आती है उसके बाद चली जाती है, ये किरण का नाम पड़ता है निर्गत किरण। और बोलता है अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का क्या होगा, बी नंबर होगा। ये हुआ आई हुई किरण, आई हुई किरण को बोलते हैं आपतन कोण। इससे आपतित किरण से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं, ये कोण को। और जो गई है उससे जो बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन या किरण। क्या परावर्तन किरण होती है, तो इससे जो कोण बनती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण परावर्तन कोण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 13 नंबर है। तो 13 नंबर क्या है, -1 डाईऑप्टर, 1 डाईऑप्टर, 2 डाईऑप्टर या फिर 1.5 डाईऑप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 1 डाईऑप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी दिया है तो 1 होगा इसका मतलब लेंस की क्षमता 1 डाईऑप्टर। 2 मीटर दिया है तो होगा 1/2 डाईऑप्टर, ठीक है। जो क्षमता होती है d बराबर होता है डाईऑप्टर बराबर 1/f, ठीक है। तो मीटर यहाँ जो भी दिया है, 2 दिया है तो 1/2, 3 दिया है तो 1/3, और ये होगी मीटर में। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, 1 डाईऑप्टर होगी। नेक्स्ट है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है, कहाँ वस्तु स्थित रहती है, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही, या वक्रता केंद्र से परे। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। दर्पण तथा फोकस के बीच जब किसी वस्तु को रखा जाता है, ये होता है आपका अवतल दर्पण, और ये होता है आपका फोकस, ये होता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता दर्पण, ये हुआ दर्पण तथा फोकस दूरी के बीच जब रखते हैं, यहाँ पे अगर यदि रखेंगे तो जो वस्तु बनेगी काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित। आवर्धित मीन्स बड़ा, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, जब हमको ऐसा चाहिए तो कैसे, तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच रखते हैं। 14 का हुआ ए नंबर। 15 है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का क्या होगा, ए नंबर होगा उत्तल दर्पण। आप अपने घरों के गाड़ियों में, जो गाड़ी है मोटरसाइकिल या फिर कोई भी गाड़ी, उसमें जो साइड में मिरर लगा होता है
उस मिरर में देखते होंगे रोड में जो व्यक्ति चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है, उसका फोटो आता है, और कई गाड़ियाँ चल रही है जो सभी का फोटो आ जाता है। तो जो फोटो आती है छोटी आती है, उतनी बड़ी गाड़ी का छोटो, और सीधा ही सीधा ही फोटो आता है, तो उसी को बोलते हैं सीधा एवं छोटा। किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में आता है। याद रखिएगा, हमेशा सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण है। क्या है? अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी। अभिसारी बोलते हैं उनको जो प्रकाश की किरण को क्या करे, एक जगह कन्वर्ज करे। ठीक है, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करे। आप देखते होंगे अपने घरों की टॉर्च लाइट में कि टॉर्च लाइट जब प्रकाश निकलती है तो एक कहीं ना कहीं बिंदु जैसे दिखती होगी, तो ये क्या करती है? प्रकाश की किरण को एक जगह करती है। कौन? अवतल दर्पण। जो एक जगह प्रकाश की किरण करे उसे अभिसारी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ दर्पण में ही अवतल दर्पण अभिसारी होती है, लेकिन अवतल लेंस अपसारी होती है। अवतल दर्पण अभिसारी, अवतल दर्पण अभिसारी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बना होता है वो कैसा होता है? काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। तो 17 का क्या होगा? 17 का होगा ए नंबर, काल्पनिक एवं छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है वो बनती है काल्पनिक और छोटा बनती है। ठीक है, छोटा बनती है। आप देखे होंगे शीशा में बताएं कि छोटा छोटा फिगर बनता है, तो काल्पनिक बनता है, और छोटा किससे? उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट है निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, नेक्स्ट है इधर देखिए उत्तल दर्पण द्वारा, या इन सभी दर्पणों द्वारा। तो पूछा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो 18 का होगा बी नंबर, अवतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। बाकी इन दो दर्पणों से, उत्तल और समतल से, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, बड़ा और वास्तविक, बड़ा के जगह आवर्धित भी लिखा रहता है। समतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, या फिर अवतल लेंस द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का जो होगा सी नंबर, अवतल दर्पण द्वारा हमेशा जो है बनता है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का होगा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है काल्पनिक, समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है काल्पनिक। और समतल दर्पण किसको कहते हैं? आप अपने घरों में जो आईना अपना चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, अपना फोटो देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए जो यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। ठीक, नेक्स्ट है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मीन्स बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये इतना बड़ा था, कोई भी था कि ये इतना बड़ा था और ये इतना बड़ा फिगर बन गया, तो बोलता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो 21 का क्या होगा? ए नंबर। अभी हम बताएं कि अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आप देखते होंगे कहीं भी अगर दांत चेक कराए होंगे तो डॉक्टर एक यूज करता है डेंटल का एक मतलब टॉर्च, मतलब बोल सकते हैं डेंटल स्टिक, जिसमें छोटा सा एक अवतल दर्पण लगा होता है, और डॉक्टर उस दर्पण की मदद से आपके दांत को बड़ा बड़ा देख पाता है। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में पूछे कि किससे आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, औंधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। याद रखिएगा, काल्पनिक को आभासी बोलते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा होता है सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा होता है उल्टा। काल्पनिक हो तो सीधा, वास्तविक हो तो उल्टा।
क्या है, काल्पनिक हो तो सीधा और वास्तविक हो तो उल्टा। नेक्स्ट है, किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है? आभासी मीन्स उल्टा और काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का क्या होगा? आप अभी बताए थे कि छोटा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उत्तल दर्पण में। तो इसका राइट आंसर होगा 23 का बी नंबर। किसी भी दर्पण जो है जिसमें आभासी छोटा प्रतिबिंब बनता है वो होता है उत्तल दर्पण। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा ले। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? पूछ रहा है कि फोकस दूरी जो होती है किसकी धनात्मक होती है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर होगा बी नंबर। समतल दर्पण उत्तल दर्पण का ही फोकस दूरी धनात्मक होती है, बाकी उत्तल और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कैसे होती है ये देखते हैं, है ना। कि अवतल दर्पण जो है ये आपका एक लाइन हुआ, ये आपका कोई यहाँ दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें अवतल और समतल दर्पण की, तो इधर आपका रहता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, और लाइट पड़ती है वस्तु की इधर से, और हम लोग काउंट करते हैं इधर से कि कितनी फोकस दूरी हुई। जब लाइट इधर से और काउंट इधर से तो हुआ उल्टा। मतलब जिस दिशा से लाइट जाती है उसी दिशा में अगर यदि हम गिनती करते हैं, उसी दिशा में हम मापते हैं तो होता है क्या? धनात्मक। तो देखते हैं कैसे होता है। उत्तल का जो होता है फोकस, ये होता है इधर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वस्तु को रखते हैं इधर। वस्तु की जो लाइट जाती है, प्रकाश जाती है, इधर से जाती है, और गिनती हम करते हैं इधर से ऐसे रहता है। इसमें स्केल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो +5, और इधर जब था अवतल में तो इधर होता था -5। तो याद रखिएगा, हम लंबा थोड़ा ले गए कि किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण जो है उनकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, याद रखिएगा। और आज एक और क्वेश्चन, और अभी 30 क्वेश्चन आज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है उनका और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, चाहे हम गोलीय दर्पण में अवतल भी आता है उत्तल, तो बोलता है जो फोकस होती है और ये ध्रुव होती है, यहाँ होती है फोकस, यहाँ होती है ध्रुव। फोकस और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फोकस वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 26 नंबर है, हजामत बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? हजामत बोलते हैं कि कोई भी आप जो मतलब सेविंग कराते हैं उसमें जो दर्पण यूज किया जाता है सैलून में, उसमें किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उपयुक्त तीनों। तो आपको पता है कि जब भी कोई आप दर्पण मतलब यूज करते हैं हजामत सेविंग बनाने में, तो आप चाहते हैं कि आपका जो चेहरा है, आपका जो थोबड़ा है, थोड़ा क्या दिखे? बड़ा दिखे। आप इतना है थोड़ा बड़ा दिखे ताकि अच्छा से सेविंग हो और कटे नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि जिसमें थोबड़ा बड़ा दिखता है, जिसमें चेहरा बड़ा दिखता है, वो होता है अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा 26 का बी नंबर, अवतल दर्पण। हजामत बनाने में, शेविंग कराने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट है 27, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? आप अपने घरे में जो सोलर कुकर यूज करते हैं, सोलर का जो प्लेट यूज करते हैं, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, सोलर जो प्लेट होता है कुछ इस प्रकार होता है, और वो क्या करते हैं? सूर्य के किरण को कंजर्व करती है। सूर्य के किरण को क्या करती है? कंजर्व करती है। ये जो सूर्य की किरण आती है उसको एक जगह इकट्ठा करती है, क्योंकि काफ़ी सूर्य की किरण फैली होती है, और सोलर को हीट करने के लिए उसको क्या करती है? प्रकाश की किरण को इकट्ठा करती है। उसको कहते हैं इकट्ठा जो करती है उसको हम कंजर्व बोलते हैं। कंजर्व कौन करती है? वो करती है अवतल दर्पण। तो इसका 27 का राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सोलर कुकर का उपयोग किया जाता है। ये क्या करती है? प्रकाश की किरण को
कंजर्व करती है, जिसे कन्वर्ज करती है, जिसे हम बोलते हैं अभिसारी। ठीक है, प्रकाश की किरण को अभिसार कर लेती है, एक जगह इकट्ठा कर लेती है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट हम बोलते हैं टॉर्च को, और टॉर्च की जो परावर्तक सतह होती है, जो लाइट का रिफ्लेक्ट करती है, लाइट को परावर्तित करती है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार का दर्पण। जी हाँ, राइट आंसर है अवतल दर्पण। अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि जो टॉर्च होती है, टॉर्च से जब लाइट निकलती है तो एक बिंदु जैसा देखिएगा बनता होगा जहां टॉर्च की फिगर लाइट पड़ती है। तो टॉर्च में जो उपयोग किया जाता है उसे सर्च लाइट कहते हैं, और सर्च लाइट में जो उपयोग किया जाता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगी के जो नाक है, नाक में अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसे कैसे देखते हैं? बड़ा करके देखते हैं। तो कौन दर्पण करते होंगे? आप जानते हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर दें। नाक, कान और गले के लिए जो डॉक्टर यूज करते हैं वो सामान्यतः करते हैं आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये फिगर को क्या करता है, छोटा से दिखाता है, ये बड़ा साइज में। तो नाक, कान, गले के डॉक्टर का किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और आपके एग्जाम में जो भी बताएं, हम हजामत बताएं, ये टॉर्च लाइट बताएं, सर्च लाइट बताएं और नाक, कान, गले, इसी में से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। और जब भी क्वेश्चन आता है प्रायः अवतल दर्पण का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। ए नंबर इज करेक्ट। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बाकी करेंगे कल। 30 नंबर है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? अधिक होगी, कम होती है, अपरिवर्तित रह जाती है, इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है कि पानी में अगर यदि हम कोई उत्तल लेंस रख दें और हवा में रखें तो किसमें फोकस दूरी अधिक होगी, पानी की या कम की? तो उसमें देखते होंगे जब आप पानी में डूबते होंगे तो कोई भी आदमी है तो छोटा दिखता है, आप देखे होंगे। तो क्यों? तो उसका फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। तो आज हमने किया 30 क्वेश्चन कंप्लीट। उसके पहले हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं, जिसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख लें। बाकी 31 से करेंगे कल के वीडियो में। अगला वीडियो में करेंगे 31 से आगे का क्वेश्चन। ज़्यादा वीडियो नहीं होगा, इसमें 3 वीडियो की उम्मीद है, जिसमें आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं से भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही आपकी वीडियो आती है आपके नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिल जाएगी। तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।